हेलो बच्चे पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, मतलब ऑर्गेनिज एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिज वाला सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस पोर्शन वी विल सी अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज शोन बाय रेंज ऑफ ऑर्गेनिज विद रिस्पेक्ट टू एबायोटिक फैक्टर्स। जो हम लोगों ने एबायोटिक फैक्टर्स देखे, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, उन सभी के रिस्पेक्ट में किस तरीके का रिस्पॉन्स देगा ऑर्गेनिज्म और किस तरीके से उसका एग्जिस्टेंस होगा इकोसिस्टम में। क्लियर बेटा? तो हैविंग रियलाइज दैट द abiotic condition of many habitats may vary drastically in time, we now ask how do the organisms living in such habitat cope or manage with stressful condition। एक मैंने ग्राफ तुम लोग को बताया जोन ऑफ टॉलरेंस वाला, ठीक है, वहाँ पे ही हम देख रहे हैं कि कोई भी कंडीशन जो चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्स, ठीक है, उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स भी चेंज हो रहा है। या तो वो लिथल रीजन में चला जाएगा तो वो ख़त्म हो जा रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन उसकी डेवलप रह गई है और ऑप्टिमम कंडीशन उसको नहीं मिल रही है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ठीक है, और लिथल कैन बी मोर लो और हाई कंडीशन, लिथलिटी हाई में भी होगी और लो कंडीशन में भी होगी। ठीक है, अब स्ट्रेसफुल कंडीशन कि वो किस तरीके से स्ट्रेसफुल टाइम को बिता रहा है, पूरा अनफेवरेबल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, किसी स्पोर जाइगोट जो फॉर्म हो रहा है एक्सटर्नली उसके ग्रोथ फैक्टर, हर जगह पे एक स्ट्रेसफुल कंडीशन उसको जिसको भी फेस करना पड़ रहा है, जिसमें लाइफ है, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म चल रही है, तो वो किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। क्लियर? But before attempting to answer this question, we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organisms after all. ऑर्गेनिज्म को हाईली वेरिएबल जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, लोकल समर की बात करें, लोकल वेदर की बात करें, या हम लॉन्ग पर्सपेक्टिव में क्लाइमेट की बात करें, ठीक है, जैसे छोटे माइक्रोबायोम्स की हम लोगों ने बात की, तो वहाँ माइक्रोबायोम्स कैसे हो जाएंगे बेटा, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो उनका माइक्रो क्लाइमेट ही उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो मतलब थोड़े से एरिया में ही उनकी पूरी लाइफ बीत जानी है, तो वो उनके लिए तो वही क्लाइमेट हो गया, वही उनकी लाइफ का इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन हो गया। एदर वी टॉक अबाउट देयर फिजिकल इंटरेक्शन, देयर केमिकल इंटरेक्शन और देयर बायोटिक इंटरेक्शन, एक पर्टिकुलर छोटे से जोन में उनकी पूरी लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल कंडीशन वेरी कर रही है या देयर इज रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, हम लोगों ने बहुत सारे रेंज देखे हैबिटेट में, कंडीशन में, तो बॉदर क्यों करती है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल उनकी एनाटॉमी कैसी है, उनकी फिजियोलॉजी, इंटरनल उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसी है, वो डिपेंड करेगी बिकॉज ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन। जो एंजाइम को रिएक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, सारे सिस्टम बॉडी के अंदर जो है वो एंजाइमेटिक कंट्रोल है, तो उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए, ठीक है, जो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ पीएच में वो वर्किंग रहेगा। क्लियर है बेटा? ध्यान से समझो इस चीज़ को। अब इसमें चेंज इन्वायरमेंट, बाहर इन्वायरमेंट में चेंज है, इंटरनली चेंज हुआ तो अलग रिस्पॉन्स, बाहर चेंज हो रहा है, इंटरनली मेंटेन है, होम्योस्टेसिस मेंटेन है, तो अलग रिस्पॉन्स देगी ऐसी बॉडी। तो हमें पता है कि एक रेंज ऑफ हमें पता है कि वार्म ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अब जो नहीं कर सकता, जो नहीं चेंज, जिसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके अंदर, तो वो क्या होगा, उसको टैकल करना होगा उस सिचुएशन को। क्लियर? तो पढ़ रहा है उसको भी अलग अलग चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, जिससे नहीं पढ़ रहा है उसे भी अलग अलग चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातें की जाए तो रिलेटिव तुम्हें दिख ही रहा है, बट हम लोग टू द पॉइंट आते हैं। One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall फिटनेस ऑफ द स्पीसीज। अब इसमें क्या लिखा है, अब देखो, जैसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ते हैं, ग्लूकोजेनोलाइसिस पाथवे पढ़ते हैं, या क्रेब्स साइकिल पढ़ा, या व्हाटएवर जो भी हम पाथवे देख रहे हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख रहे हैं, या
कोई भी जो तुम्हें पता है, वो ऐसा तो है नहीं कि फ्रॉम स्टार्टिंग इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम स्टार्टिंग वो वही उसी तरीके से प्रोसेस चल रहा है, जो इनिशियली प्रोटीन बने थे उसी में सारे एंजाइम बन गए थे, नहीं है ना ऐसा, एक टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। तो अगर हम कहें कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे, तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे को ओरिजिनेट कंप्लीट पाथवे को बनने में भी हजारों साल लगे होंगे, ठीक है। उसी तरीके से क्या हो रहा है कि एक छोटे छोटे, अगर हम एक सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को देखें, प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शंस को देखें, तो उसने भी सराउंडिंग उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाला मटेरियल है, सेल के बाहर की जो चीज़ें हैं उसके इन्फ्लुएंस में कैसा ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है, किस तरीके कार्बन डाइऑक्साइड है, किस तरीके के सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, पोटेशियम आयन कैसा है, सोडियम आयन का कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हम अलग अलग, कैल्शियम आयन वहाँ कैसे प्रेजेंट है, इन सब पे डिपेंडेंट उसकी इंटरनल एक्टिविटी चल रही है और धीरे धीरे वहाँ पे एवोल्यूशन हो रहा है। सेल के लेवल पे हम बात कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है। सेम वे में एक्स्ट्रा आपको बाहर बॉडी में क्या दिख रहा है, बॉडी और डिफरेंट स्पीसीज में क्या दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स आए, एडॉप्टेशन आया, ठीक है, सर्वाइवल एग्जिस्टेंस के लिए फाइट हुई, फिर सेलेक्शन हुआ, वेरिएशंस थे उसकी वजह से सेलेक्शन हुआ, देन फिटनेस तक पहुँचे हम, तब वो रिप्रोड्यूस करेगा और उसकी पॉपुलेशन एनहेंस करेगी। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस और जो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज हैं, इन सभी में मिलियन ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन इंटरनली चल रहा है और टिल नाउ भी चल रहा है। ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से सब कवर कर लिया है। Many species would have evolved a relatively constant internal within the body environment. ये कैसे हो जाएंगे, warm blooded, ठीक है, relatively constant internal। अब ये आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखो बेटा ऐसे निकालने होंगे, पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। relatively constant internal within the body environment that permit all biochemical reactions and physiological function to proceed with maximal efficiency। अच्छे से अच्छे तरीके से उनके मेटाबॉलिक पाथवे को चलने के लिए, ठीक है, बिना किसी हिंड्रेंस के वहाँ पे मेटाबॉलिज्म चले और आउटपुट उनका अच्छा हो, ठीक है, जो भी उनके रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनने हैं वो सभी अच्छे से चले और प्रॉपर एंजाइमेटिक कंट्रोल होंगे सारे रिएक्शंस। क्लियर है बेटा? तो इन सारी चीज़ों के लिए एक इंटरनल एटमॉस्फेयर सेट है, मतलब एक जैसा है, दैट इज होम्योस्टेसिस। क्लियर? मैक्सिमल एफिशिएंसी एंड दस इनहेंस द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीसीज। अब कोई भी स्पीसीज की फिटनेस तभी इनहेंस करेगी जब उसका इंटरनल मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, उसका सर्वाइवल, उसका वेरिएशन सब कुछ अच्छा होगा, तब तो वो फिटनेस पे आएगा। क्लियर? दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल कुड बी इन टर्म ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। अब हम जैसे बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है प्रोटोजोअन्स का, ठीक है। प्रोटोजोअन्स के एग्जाम्पल में हमें क्या दिखता है कि वहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम, ठीक है, वो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और ऑस्मो जो उसका वाटर लेवल है, जो ऑस्मोटिक लेवल मेंटेनेंस है, उसको भी कंट्रोल करने में रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए फंक्शन करने के लिए, ऑस्मोटिक कंडीशन चाहिए पूरी प्रॉपर, साल्ट हम लोग के भी अंदर जो है बॉडी उसमें पूरा प्रॉपर सॉल्ट कंडीशन चाहिए, ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए। किस तरीके के केस में वो मूवमेंट शो करेगा, ये हम लोगों ने अलग अलग फिजियोलॉजिकल स्टडी में देखा हुआ है, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को फंक्शन करने के लिए कैसा चाहिए, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में किस तरीके से मूव करेगा, लिम्फ के फॉर्मेशन में कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और किडनी में हमने देखा नेफ्रॉन्स में किस तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रहा है। तो मतलब ईच एंड एवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक उसका लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है। जैसे स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है बाहर, सेम वे में उसका इंटरनल एक कंडीशन है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है पर्टिकुलर स्पीसीज। तो उस कंडीशन पे बाहर के इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वही डिफाइन करेगा बेटा कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बाहर के एबायोटिक फैक्टर के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करेंगे, वही इस पूरे हेडिंग में दिया हुआ है। क्लियर? दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल could be in terms of optimal temperature and osmotic concentration body fluids. Ideally, then the organism should try to maintain the constancy of its internal environment. ठीक,
इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, बाहर चेंज आया फिर भी वो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करेगा, सक्सेसफुली करेगा तो वो सर्वाइव करेगा। अदरवाइज जैसे हाइबरनेशन एस्टिवेशन की प्रोसेस हुई, वो कुछ टाइम के लिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करके रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। दैट इज नोन एज, जो मेंटेन कर लेगा दैट इज होम्योस्टेसिस, मतलब कांस्टेंट। ये पहले भी पढ़े ही हुए बेटा, कोई इसमें ऐसा तीर तो यहाँ नहीं मारना है, रॉकेट साइंस तो है नहीं कुछ। कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। Despite varying external environmental conditions that tend to upset its homeostasis. Varying external environmental condition, vary करे external environmental condition, उसके बाद भी वो अंदर मेंटेन करे, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए भी उसको एनर्जी, अब बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एडवर्स होगा तो उसको इंटरनल कुछ एनर्जी सिस्टम, कुछ पाथवे चला के उसको मेंटेन भी करना रहेगा। Let us take an analogy to clarify this important concept. एक एनालॉजी मतलब सेम फंक्शन को कुछ एनालिसिस करके वो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बात करें, जिसमें कि AC का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज हर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री एंड विशेस टू मेंटेन इट सो इवन व्हेन इट इज स्कॉर्कलिंगली हॉट और फ्रीजिंगली कोल्ड आउटसाइड, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इट कुड बी अचीव एट होम, इन द कार, वाइल ट्रैवलिंग एंड एट वर्क प्लेस बाय यूजिंग एन एयर कंडीशनर इन समर एंड हीटर इन विंटर। अब देखो बेटा, ह्यूमन ने, मैंने बताया ना कि ह्यूमन कैसे कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन के पहले जैसे एग्ज़ाम लेने के लिए जो पेपर बना है उस पेपर को लीक करके समझ लो उसने क्या किया, उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है छोटे छोटे लेवल पे, कहीं कहीं पे। अब ऐसा नहीं है कि नेचर के पूरे बराबर हो गया है, बहुत कुछ है अभी, तो छोटे छोटे सॉल्यूशन। अब जैसे एसी की भी बात किया इसमें, तो तुम सभी जान रहे हो कि एसी से हम लोकल एक रूम में, एक ऑफिस में, एक एरिया में मेंटेन कर सकते हैं। हम वहाँ तो नहीं मेंटेन कर सकते जो फार्मर खेती कर रहे हैं, ठीक है, जो खेत में है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो मजदूर अनाजों को ले जा रहे हैं, वहाँ पे तो हम नहीं कर सकते। जो मजदूर बिल्डिंग बना रहे हैं, मतलब हम एक्सटर्नली किसी इन्वायरमेंट में हम एसी से पूरा अभी कंट्रोल करने का नहीं ला पाए हैं, और दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल थिंग। बट बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, पूरा मॉल सेंट्रलाइज्ड एसी है, पूरा मूवीज़ थिएटर वगैरह सेंट्रलाइज्ड है, बड़े बड़े घर बंगले सब एसी से कंट्रोल है। तो हम एक छोटे लेवल पे यहाँ इंटरेक्ट करके देख रहे हैं कि एक, जैसे एक सेल की मैंने बात बताई कि सेल को मेटाबॉलिज्म करने के लिए एक कंडीशन चाहिए थी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए था, वो अगर इंटरनली मेंटेन नहीं रहेगा, एक्सटर्नली अफेक्ट पड़ेगा तो उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। सेम वे में यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एनालॉजी की बात ही किया है। सेम वे में एक एग्जांपल दे रहा है कि एक पर्सन, जस्ट सपोज मेरे पे क्या लोगे, मैं तो एसी में बैठती नहीं, जस्ट किसी को भी ले लेते हैं, जैसे किसी को भी समझ लो, कोई बड़े अधिकारी लोग हैं जिनको एसी की आदत लगी हुई है, एकदम एसी में ही वो रहते हैं, ठीक है। तो वो कैसा रहेगा, उनका घर में भी एसी होगा, कार में निकले, कार में पहुंचने के पहले उनके ड्राइवर वगैरह पूरा प्रॉपर मेंटेन कर देंगे, एसी चलेगा, कार के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन। ऑफिस पहुँचे, ऑफिस लिफ्ट सब जगह उनको एसी मिल रहा है, वो जाके अपने केबिन में आराम से बैठ गए। अब उनके फंक्शन करने का तरीका ही ये सेट हो गया। जस्ट ऑल ऑफ सडन किसी दिन अगर लाइट नहीं है, किसी दिन उनका पावर बैकअप का सिस्टम भी नहीं वर्क कर रहा है, बड़े बड़े जनरेटर भी नहीं वर्क कर रहे, तो उनको क्या होगा, उनकी बॉडी इस कंडीशन में वर्क नहीं कर पाएगी, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो जस्ट सिंपली क्या चीज़ है कि, ठीक है बेटा, तो मैं कह रही थी एक वर्किंग कंडीशन जो उसकी मेंटेन थी, वो उसी वर्किंग कंडीशन में वर्क कर सकता है। अब टेम्परेचर हाई है और उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उस दिन उसका वर्किंग एफिशिएंसी या क्या हो, डे की प्रोडक्टिविटी अपने आप ज़ीरो भी हो सकती है और एकदम लो डाउन भी हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको जो जिस हैबिटेट की आदत लगी है वहाँ पे एसी होना चाहिए। सेम वे में एक जनरल सा कॉन्सेप्ट बेटा, अब जैसे ऑफिसेज वगैरह में हर जगह एसी मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर एम्प्लॉय, कि अच्छे इन्वायरमेंट में वर्क करेंगे तो उनका ओवरऑल कंपनी का या उस ऑफिस का
प्रोडक्टिविटी रहेगी। सॉरी, क्लियर। तो बाहर के इन्वायरमेंट टेम्परेचर से एक रेंज का वहाँ पे वेरिएशन सेट हो गया जो उनके लिए ऑप्टिमम है। परफॉर्म हिजर, तो उसको हाई प्रोडक्टिव हाई एफिशिएंसी से वर्क करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर चाहिए, वेदर चाहिए, तो वो उसको उसके लोकल एरिया में मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग जगह पे मेंटेन कर सकते हैं, होम में, घर पे, कार में, ट्रैवल के ड्यूरेशन में। ठीक है, अब ट्रैवल में जैसे फ्लाइट में भी मेंटेन है, ट्रेन में भी आपको अलग अलग कोचेस दिख रहे हैं, तो सब जगह एक प्रॉपर मेंटेन है, लेकिन वो वही एक एरिया में मेंटेन है। पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे इकोसिस्टम में या अपने इन्वायरमेंट को नहीं आप चेंज कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द एयर कंडीशनर। देन हिज हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमल रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम और हर। ठीक है, उसके सराउंडिंग में क्या वेदर है उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई जरूर रहनी चाहिए। एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से लिख दिया, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं रहेगा तो फिर उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। हियर द पर्सन्स होम्योस्टेसिस इज अकम्प्लिश नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल मीन्स। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, उसको होम्योस्टेसिस मेंटेन किस तरीके से किया गया, फिजियोलॉजिकली, इंटरनल नहीं। इंटरनल तो उसको जो चाहिए था वही, एक्सटर्नल कंडीशन ही नहीं चेंज होने दे रहा, एक्सटर्नल कंडीशन वही रख रहा है जो उसको मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए चाहिए थी। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, आर्टिफिशियल मीन। हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद द सिचुएशन, लेट अस लुक एट द वेरियस पॉसिबिलिटीज फिगर 13.3। अब फिगर 13.3 में हम एकदम शॉर्ट में अभी एक बार देख लेते हैं, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। यहाँ अब आपको दिख रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल लेवल की बात हो रही है, मतलब उसका इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है केमिकल रिएक्शंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, उसकी बात हो रही है। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की, एक्सटर्नल एबायोटिक फैक्टर्स की बातें हो रही हैं। नाउ एक अब हम देख रहे हैं रेड लाइन, सबसे पहले वही देख लेते हैं, दिस वन। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल लेवल हाई की तरफ किसी भी तरीके से जा रहा है, फिर भी इसने एक इंटरनल पॉइंट पे ही मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, दैट इज रेगुलेटर। एक इंटरनल मेंटेन है, उसका इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन है, दैट इज रेगुलेटर। वार्म ब्लडेड जो हो जाएंगे, ठीक है, उन्होंने अपना मेंटेन कर रखा है। इसमें हम लोग आ जाएंगे, मैमल्स वगैरह, बर्ड्स आ जाएंगी। नेक्स्ट दिस लाइन, दैट इज कन्फर्मर। जो एक्सटर्नल बढ़ रहा है, इंटरनल भी अफेक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल बढ़ रहा है, इंटरनल भी अफेक्ट हो रहा है। एंड इंटरनल इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, चेंज इन इंटरनल लेवल। ठीक है, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल लेवल भी चेंज हो रहा है, तो वो डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, दैट आर कन्फर्मर। सभी कोल्ड ब्लडेड इसमें आ जाएंगे, प्लांट्स ऐसे इसमें आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज पार्शियल रेगुलेटर। कुछ ऐसे कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो पार्शियली रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए उन पे टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ रहा है, वो चेंज हो रहा है इंटरनली, देन वो अब उसको अडॉप्ट कर लिए और उस मतलब उस कंडीशन में वो रेगुलेट कर ले रहा है। अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी इंटरनल एक्टिविटीज़ में चेंजेस नहीं होंगे, दैट इज़ पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, तो इन तीन कैटेगरीज को हमें देखना है। फर्स्ट इज रेगुलेट, प्रोसेस इज रेगुलेट। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स में किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट इज फर्स्ट इज रेगुलेट। सेकेंड हो जाएगा जैसे कन्फर्मर वाला है। देन और क्या क्या कर सकते हैं बेटा, सस्पेंड कर सकते हैं सारी एक्टिविटी को, माइग्रेट कर सकते हैं। तो हमें एक कैटेगरीज दिख रही है कि हम एबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज रेगुलेट। सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल इंटरनली, समटाइम्स बिहेवियरल। बिहेवियर मतलब वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, वो ठंड में किस तरीके से रहेंगे, जैसे हम लोग बिहेवियरल चेंज करते हैं ना, ठंड में हम अलग तरीके से रहते हैं, गर्मियों में हम अलग तरीके से रहते हैं, हमारी एक्टिविटी अलग चेंज हो जाती है। ठीक है, हमारे क्लॉथ वेयरिंग अलग हो जाता है, हमारा किस टाइम सोना जगना कैसे रहना, वो सब चीज़ें वेरी करती है, तो वो बिहेवियरल चेंज हो गया। मीन्स विच इंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन।
All birds are mammals included into regulators, and a very few lower vertebrates and invertebrate species are indeed capable of such regulation by the thermoregulation or osmoregulation. ठीक है, तो लोअर वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स भी थोड़े आ जाते हैं इसमें, जो कि आपको रेगुलेशंस शो करते हैं, और मेनली बाय द ऑस्मोरेगुलेशन. Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in अंटार्कटिका और इन द सहारा डेजर्ट. अब जैसे हम लोग पहले भी बातें कर चुके हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसमें सर्वाइव कर सकता है होमोसेपियंस या ह्यूमन बीइंग जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल टेम्परेचर. जो इंटरनल उनकी होम्योस्टेसिस है उस केस में वो लॉन्ग टाइम में लॉन्ग रेंज ऑफ सर्वाइवल उसका है यूरीथर्मल में आ जाएगा. ठीक है, तो अब इस केसेस में यही मैमल्स का जो रेप्टाइल पे ओवरकम था, मतलब रेप्टाइल्स का राज जो खत्म हुआ और मैमल्स का राज आ गया, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. रेप्टाइल्स से बर्ड के बनने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और मैमल्स बनने में भी ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है. Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in Sahara Desert. ठीक है, वो सियाचिन में भी रहेगा तो भी एक अपना बिहेवियरल चेंज करके वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है. एंड अंटार्कटिका में रह रहा है तो भी वो वहाँ पे रह सकता है. जैसे अंटार्कटिका में बहुत सारे स्पेस रिसर्च सेंटर जैसे चीज़ें बने हुए जहाँ पे वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब डे टाइम होता है, डे टाइम रहता है वहाँ 6 महीने, तब उस टाइम वहाँ पे वर्क चलता है और वहाँ के लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि इस एटमॉस्फेयर में, इस पर्टिकुलर क्लाइमेट में आपको कैसे रहना है. उसके बाद वो वहाँ पे रह के अपना रिसर्च करते हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज़ ऑल्सो अ बायोम ना, वहाँ पे भी स्टडी करनी है. तो अलग अलग तरीके के रिसर्चेस वहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन वो बिहेवियरल डिपेंडेंट है, वो वहाँ पे कब होगा. और इन द सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट में भी अगर घूमना हो तो हम वहाँ रह नहीं सकते. मतलब नेचुरली वहाँ 55 के ऊपर टेम्परेचर जो है उसमें सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर हम गए, जैसे वहाँ कुछ रिसर्च के लिए गए, तो उस केस में हम लोग कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं. और धीरे धीरे उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप उस कंडीशन के लिए थोड़ी आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाए, और उसके बाद लोग जाते हैं. जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह में भी ट्रेनिंग पोर्शन होता है. क्लियर? The mechanisms used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we humans use. We maintain a constant body temperature of 37 degree in summer when outside the temperature. अब सबको पता है, ये तो बेटा तुम लोग को पता है, स्वेटिंग और सिवरिंग वाला प्रोसेस जो होता है, when outside the temperature is more than our body temperature. अपनी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा बाहर की तरफ टेम्परेचर है तो उस केस में हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है. पसीने की वजह से जो सरफेस है स्किन का, उस पर कूलिंग एक इम्पैक्ट लगता है. उस पर एयर, जब उस पर एयर हिट करती है तो वो कूलिंग इफेक्ट करता है और वो बॉडी को भी कूल करता है. द रिजल्टिंग एवापोरेटिव कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपन्स विद अ डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन. अब अगर कूलर लगा हुआ है घरों में कूलर, तो उसकी भी ऑपरेशन करने की मैकेनिज्म वही है. बाहर से गर्म हवा आ रही है और उसका जो तुम लोग पता नहीं क्या बोलते होगे, खश बोलते हैं, जो उसकी घास जैसे स्ट्रक्चर लगा हुआ है तीनों साइड से, उस पर एयर हिट करेगी. उस पर ऑलरेडी पानी वाटर पंप के थ्रू उस पर पानी उससे भीगा हुआ है वो. अब जब उससे एयर पास करेगी तो वो एयर क्या हो जाएगी, कूल होती जाएगी, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा. और वो जब ब्लो होगी फैन के रोटेशन की वजह से तो वहाँ पे एक कूलिंग एयर आती है. तो सेम चीज़ कैसे हो रही है, स्किन पे स्वेटिंग आया, पसीना आया, अब उस पर एयर टच कर रही है तो वो कूलिंग इम्पैक्ट करेगी. ठीक है, दैट ब्रिंग्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर. इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर दैन 37 डिग्री वी स्टार्ट टू शिवर. हम जो शिवरिंग करते हैं, जो हम कांपते हैं, जो हैंड रब करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, वहाँ पे हीट जनरेट करते हैं हम लोग. तो हम ठंड के केस में क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं, रबिंग ऑफ हैंड करते हैं. एंड विंटर के समर के केस में क्या कर रहे हैं, स्वेटिंग कर रहे हैं. और बोथ द केस में जो अंदर है इंटरनल होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रही है. अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूसेस हीट एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर.
जो हम सीवर कर रहे हैं, जो हम रब कर रहे हैं, उससे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा. प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर. प्लांट्स में ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं होती. तो ये हो गया तुम्हारा रेगुलेटर वाली चीज़. नेक्स्ट है कन्फर्मर. एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 99%. अब हम इतने अच्छे इवोल्यूशन अभी पढ़ा हुआ है हमने, इवॉल्व फैक्टर दिख रहा है, ये इवॉल्व कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाए. बट ऑल दो अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी सिर्फ 1% ऑफ टोटल एनिमल्स एंड प्लांट्स में हम सिर्फ इस तरीके की होम्योस्टेसिस देख सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज 99% ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं. उनके ऊपर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ेगा. मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट इज डिपेंडेंट और अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. क्लियर है. फर्क हम पे भी पड़ रहा है, लेकिन हम उसको मेंटेन कर रहे हैं. वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा. An overwhelming majority, 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. Their body temperature changes with the ambient temperature. In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluids change with that of ambient air, water and osmotic concentration. उसके रिस्पेक्ट में उनका internal change होगा. These animals and plants are simply conformers. उनको क्या बोलेंगे, कन्फर्मर. कंसिडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट टू द ऑर्गेनिज्म, वी मस्ट आस्क वाई दिस कन्फर्मर हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर. हम कह सकते हैं कि जब रेगुलेट अडॉप्ट करना नेचर का है, नेचुरल सेलेक्शन, एडॉप्टेशन, तो ये कन्फर्मर रेगुलेटर में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है. रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज्ड अबव. Much as they like, how many people can really afford an air conditioner? अब जिस तरीके से एनालॉजी में दिया हुआ है एसी का एग्जांपल, तो हम एसी से देख तो रहे मेंटेन हो सकता है, बट कितने लोग उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं. उसी तरीके से नेचर में रेगुलेटर को डेवलप करके वो इंटरनल होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर लिए, बट कितने लोग उस मैकेनिज्म को इवॉल्व हो रहे हैं, कितने लोग उस मैकेनिज्म को इवॉल्व होने के लिए फाइट कर रहे हैं. ये सेम उसी तरीके से है कि कितने लोग सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है. हॉट्स मच एज दे लाइक, हाउ मैनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर. मैनी सिंपली स्वेट इट आउट एंड रिजाइन themselves टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन हॉट समर मंथ. अब मोस्ट ऑफ देम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीपल हैं जो एसी में नहीं रहते हैं, उन्हीं के नंबर अभी भी ज़्यादा हैं. और वो कैसे कर सकते हैं, वो अपना काम या तो थोड़ा शॉर्ट कर देंगे. ठीक है. शाम के टाइम जैसे गांव में लोग अनाज कट करने जाते हैं तो वो 3 बजे के करीब जाते हैं, या एकदम भोर में 5 बजे से स्टार्ट करते हैं और 8, 9, 10 बजे तक, जब तक बहुत तेज़ की धूप होती है तब तक उनके खेतों के काम हो जाते हैं. ये सब मैंने भी देखा हुआ है. जब गर्मियों की छुट्टी में जाते थे तो वहाँ हम देखते थे कि सुबह सुबह ही घर के लोग, काफ़ी लोग उठ के चले जा रहे हैं खेत में. मज़दूरों को बुलाया है, काम करना है. तो उस सारे केसेस में क्या होता है, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टाइम शिफ्ट कर लिए. ठीक है. वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे मेंटेन, या घर में एसी लगा हुआ है तो वो अपनी या तो एफिशिएंसी को थोड़ा स्लो डाउन कर लेंगे. ठीक है. सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लिखा है ना यहाँ पे, सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस पे हो जाएगा या तो उनका काम, और वो स्वेट इट आउट करते रहे, मतलब पसीना उनको आता रहेगा. बट वो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे बोल दे कि किसी का अब इनकम ही हो गया 10,000 और वो हर महीने, अब एसी लेना ही एक बड़ी बात नहीं होती ना. हाथी पालना ही बड़ी चीज़ नहीं होती बेटा. हाथी को खरीदना बड़ी चीज़ नहीं होती, पालना बड़ी चीज़ होती है. कि हाथी अगर एक बार ले लिया है तो उसका डेली का खाना पीना रहना वो सब भी देखना पड़ेगा ना. तो उसी तरीके से एसी अगर आ गया है तो एसी का बिल और चीज़ें वो सब डायरेक्टली रिलेटेड होंगी. अब किसी की पॉकेट वैल्यू इतनी है ही नहीं कि वो अफोर्ड करे कंटिन्यू, तो कुछ दिन में वो डब्बे का काम करेगा. तो ऐसे लोग कैसे करेंगे, अपने वर्किंग परफॉर्मेंस से थोड़ा सा कंपनसेट कर लेंगे, या नेचुरली जो हैबिट है, जो वेदर चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अर्ली मॉर्निंग में वर्क कर लेंगे या इवनिंग में वर्क कर लेंगे. बट समर सीज़न की धूप से, समर सीज़न के दोपहर वाले, आफ्टरनून वाले टाइम से वो अपने आप को बचा के रखेंगे. नाउ थर्मो रेगुलेशन.
इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट करना ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी करेंसी है बॉडी की, सेल की, उसको कितना वो यूज़ कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंसिव। क्लियर बेटा? दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, श्रूज। अभी एक कॉन्सेप्ट बेटा देखो, ध्यान हो, एक कॉन्सेप्ट था कि जितनी छोटी साइज होगी सेल की उतनी सेल वो एक्टिव होगी। ठीक है, द स्मॉलर द साइज मोर एक्टिव द सेल। ये हम लोगों ने देखा था सरफेस एरिया और सरफेस वॉल्यूम रेशियो सेल चैप्टर में। ठीक है, सेल की एक्टिविटी को देखा था। तो सेम वे में यहाँ पे क्या है कि जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, मतलब जो हमारे फिंगर डिजिट्स हैं, पैर का तलवा हुआ, हाथ के हथेली हुआ, ठीक है, ईयर हुए, इन सब से हम क्या हीट लॉस करते हैं और इनसे हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करते हैं। तो अब जो जितना छोटे साइज का एनिमल होगा वो उतना हाईली एक्टिव होगा मेटाबॉलिक। जैसे चूहे को देखो, चूहे को कभी बेटा सोते हुए देख पाए हो क्या, या आराम रुके हुए, बैठ के मीटिंग करते हुए? इस तरीके की हरकतें चूहे की नहीं दिखती है, वो हमेशा दौड़ता रहेगा, चलता रहेगा, तो उनकी एक्टिविटीज़ हाई है। बर्ड्स क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम बर्ड्स फ्लाई करते हुए देखेंगे तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई है। ठीक, तो उस कंडीशन में उनको हीट लॉस, जैसे पोलर बियर के केस में हो गया। पोलर बियर के केस में कैसा रहेगा कि उसके ईयर के साइज छोटे होंगे, फिंगर डिजिट्स, ठीक है, वो भी छोटे साइज की होंगी, ताकि हीट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, वो बॉडी को ऐसा मेंटेन करेगा कि उसका हीट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब तुम्हारा अफ्रीकन एलिफेंट को देखो, तो अफ्रीकन एलिफेंट के कान की साइज, जैसे हम लोग भी ठंड के सीज़न में मफलर, स्कार्फ, उससे एयर को कवर करते हैं। क्यों? हम पूरी बॉडी को स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, लेकिन एकदम टाइटली बाउंड किसको करते हैं? कान को। ड्राइविंग कर रहे हैं तो ग्लव्स पहनते हैं, नहीं भी ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी ओल्ड एज के जो लोग हैं वो सॉक्स पहनते हैं मोस्टली। तुम लोग तो कम देखे होगे इस साइड ठंड, बट हम लोग के साइड क्या होता है, एक मोजे, 2 मोजे, 3 मोजे, कभी कभी 3 स्वेटर, इस तरीके की हरकतें भी देखने को मिल जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ठंड उस साइड ज़्यादा पड़ती है। तो हम किस एरिया को कवर कर रहे हैं? हम अपने पैर के तलवों को कवर कर रहे हैं, हाथ की हथेली को जो पाम है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक, ताकि हमारा हीट लॉस कंट्रोल हो। ठीक है, जो हमें ठंड लगने वाली जगह है वहाँ वो कंट्रोल में रहे, ठीक है, वो कवर्ड रहे। तो इस तरीके के आपको चीज़ें दिखने मिलेगी, जो एडॉप्टेशन, जो चेंजेस, जो फिंगर के साइज़ में, जो ईयर के साइज़ में चेंज है। अब अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें तो उसके कान बड़े बड़े होते हैं, हमेशा हिलाते रहेगा। क्यों? वो सुनने में हेल्प कर रहा है? नहीं, वो वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन करके, वहाँ टेम्परेचर हाई है तो वो उस एरिया में, अपने पर्टिकुलर ईयर ब्रेन वाले एरिया में वो पूरा ब्लड सर्कुलेशन करके कूलिंग के इम्पैक्ट, कूलिंग में रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? तो हीट लॉस और हीट गेन इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, जो सरफेस एरिया होगा उसी से तो हीट बाहर आएगी या हीट अंदर जाएगी। एक पर्टिकुलर हमको किसी जगह पे पहुंचना है तो उस बाउंड्री को हमको क्रॉस करना पड़ेगा, और वही बाउंड्री सेल के रिस्पेक्ट में सेल का सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, बॉडी के रिस्पेक्ट में बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ हो गए, जो बाउंड्री है, जो लिमिट है, जहाँ पे बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक, वो सब क्या हो गया, उसके एक्सट्रीमिटीज़ हो गए, तो वहाँ से वो इंटरेक्ट करेंगे। Since small animals have a larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through the metabolism. ठीक है, तो उस केसेस में उनको क्या ज़्यादा एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। इसलिए ये छोटे वाले जो हो जाएंगे ये तुम्हारे उस साइड में दिखेंगे ही नहीं। जैसे अंटार्कटिक, आर्कटिक की बात करें, ठीक है, उन सभी एरिया में ऐसे एनिमल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। दिस इज़ द मेन। जैसे इंसेक्ट उस साइड क्या दिखेंगे, पोलर रीजन में क्या इंसेक्ट भी दिखते हैं, तो इस तरीके के आपको कुछ दिख रहे हैं तो उनका कुछ रेंज होगा, लेकिन नहीं दिखेंगे। जनरली जो छोटे एनिमल्स हैं ये सब ऑप्टिमल रीजन में ग्रो करने वाले हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। आप इस पैराग्राफ को ज़रा रिलेट करोगे बेटा, सेल सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो मैंने पढ़ा रखा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो,
ठीक है, विच रिलेट्स टू एक्टिविटी ऑफ अ सेल, एक सेल कितनी एक्टिव होगी उसको रिलेट करेगा ये, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब कोई भी एडॉप्टेशन के लिए एक आपकी वहाँ पे कॉस्ट लग रही है, मेंटेन करने के लिए आपको एक कॉस्ट लग रही थी। अब वो कॉस्ट, जिस तरीके से एसी खरीदने के लिए एक कॉस्ट लग रही है, ठीक है, वो कॉस्ट और उसका एक्सपेंसेस हर कोई बेयर कर सकता है क्या? तभी वो अपने घर में एसी लाएगा। सेम वे में रेगुलेशन हो रहा है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है और कन्फर्मर रेगुलेटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन कितने लोग उस कॉस्ट को बेयर कर सकते थे, कितने लोग उस एडॉप्टेशन को फेस कर रहे थे, कितने उसमें एडॉप्टेशन को शो कर रहे थे। इसलिए एक पूरा प्रॉपर रेंज, अभी 99% तक का जो रेंज है वो कन्फर्मर में आ रहा है एंड 1% तुम्हारा रेगुलेटर में आ रहा है। एक जनरल दो के कंपैरिजन में बता रहे हैं, ठीक है। सम स्पीसीज हैव इवॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ limited range of environmental condition beyond which they simply conform, ठीक है। ऐसे लोग को क्या बोल देंगे, इसी में आ जाएगी कैटेगरी पार्शियल रेगुलेटर वाली। इफ द स्ट्रेसफुल रेगुलेटर्स, ठीक है, जिन्होंने कुछ देर के लिए एडॉप्टेशन कर लिया, जिनमें कुछ देर तक इम्पैक्ट पड़ रहा है एक्सटर्नल फैक्टर का, बट उसके बाद वो इवॉल्व कर जाएंगे उस पर्टिकुलर मतलब एक्वायर्ड कर जाएंगे, ठीक है। इवॉल्व तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, एक्वायर्ड कर जाएंगे और उसके बाद उनको सराउंडिंग का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन द ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर अल्टरनेटिव फॉर सर्वाइवल। अब जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसमें सर्वाइवल के दो और पैरामीटर्स आ रहे हैं, एक है माइग्रेशन, एक है तुम्हारा सस्पेंड कर जाना, ठीक है, अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर जाना, जिसमें डॉर्मेंसी, जिसमें तुम्हारा ये हाइबरनेशन वगैरह सब आ जाएगा। और एक है कि माइग्रेट कर जाए, मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे वेदर चेंज हुआ है या वहाँ के चेंजेस हैं जिसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, एक्सटर्नल फैक्टर एबायोटिक कंडीशन में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम के लिए वहाँ पे माइग्रेट कर जाओ। जैसे इसका बहुत अगेन एक ह्यूमन एग्जांपल लो, तो जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, रत्नागिरी हुआ, मुंबई साइड हुआ, यहाँ पे विंटर बहुत कम पड़ रही है, ठीक है, ठंड का सीज़न बहुत कम है। तो तुम्हें पता है कि यूपी अभी ये जो क्या हुआ था लॉकडाउन में वर्कर्स का माइग्रेशन दिखा था, इसमें बहुत सारे लोग माइग्रेट किए, किधर की तरफ, मतलब जा रहे थे घरों की तरफ। वो कहाँ जा रहे थे, यूपी, बिहार, एमपी, इधर के बहुत सारे मजदूर उसमें दिख रहे थे। अगर जस्ट हम बता रहे हैं कि कितने लोग उस साइड से इस साइड काम करने आते हैं अपने रोजी रोटी के लिए। तो सेम वे में उनके घरों में जो बुजुर्ग लोग हैं या कोई ऐसी कंडीशन या ठंड के टाइम में किसी पर्टिकुलर डिलीवरी हुई है, तो उसको ठंड, वहाँ पे ठंड की वजह से उसको जो प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे को निमोनिया हो सकता है, जो बुजुर्ग ओल्ड एज लोग होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ठंड में। तो वो लोग क्या होते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए माइग्रेट करके यहाँ आ जाते हैं मुंबई में अपने रिलेटिव्स के पास, ठीक है। जस्ट हम एक रिलेटेड बता रहे हैं कि हम जो कंडीशन है बाहर, जो थोड़ी सी भी हम उसमें इंटरेक्ट करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, उससे ओवरकम होने के लिए, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। तो उससे ओवरकम होने के लिए हमारे पास क्या एक ऑप्शन है कि वी कैन माइग्रेट, ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर जाएं, ठीक है। जैसे आर्कटिक टर्न सी बर्ड्स का एग्जांपल तुम लोगों ने पहले भी सुना होगा और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे लंबा माइग्रेशन को शो करती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। एनिमल माइग्रेशन में सबसे लॉन्गेस्ट माइग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है आर्कटिक टर्न। तो वो क्या है, एक शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि हमें पता है अर्थ है टिल्टेड, 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला फंडा है, तो वो एक साल में जाना और आना, नॉर्थ पोल साउथ पोल जाना और फिर रिवर्स आना, तो वो इसका मतलब कहते हैं कि एक ईयर में वो 2 समर सीजन को देख सकती है, फेस करती है। तो दैट इज़ माइग्रेशन, कि आप उस कंडीशन में फेवरेबल नहीं है तो आप अपना ब्रीडिंग ग्रुप वहाँ से पूरा का पूरा उनका ब्रीडिंग ग्रुप माइग्रेट कर जाए, क्लियर। तो द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल, जहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से रह सकते हो, एरिया, एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर, तो दैट इज माइग्रेशन।
In human analogy, this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer. अब कुछ लोग समर में जैसे शिमला घूमने चले गए, मनाली घूमने चले गए, कश्मीर चले गए घूमने, तो अलग अलग जगह घूमने चले जाते हैं, ठीक है। कुछ बड़े लोग हैं तो वो स्विट्ज़रलैंड भी जा सकते हैं, तो वो अलग अलग एरिया में घूमने चले गए ताकि वो स्ट्रेसफुल पीरियड जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली थी उस टाइम को उन्होंने थोड़ा अपना प्लेजेंट टाइम बना लिया और घूमना फिरना भी हो गया, ठीक है। तो ह्यूमन एनालॉजी क्या कह रही है, दिल्ली से शिमला चले गए वो उस ड्यूरेशन में। मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज। एवरी विंटर द फेमस केओलाडो नेशनल पार्क भरतपुर इन राजस्थान, ये भी जीके का क्वेश्चन है, होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया। साइबेरिया से जो माइग्रेट होके आते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके लिए मोर हॉस्पिटेबल कंडीशन हो जाती है, तो एक ये वाला माइग्रेशन भी बर्ड का रिपोर्टेड है। एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन माइग्रेट कर रही है, लेकिन कैसा है ना कि अब बर्ड्स के केस में क्या होता है कि एक ऐसा माना जाता है कि उनके पास सेंसर जैसा ऑर्गन है जो कि जो इन्वायरमेंट में मैग्नेटिक फील्ड है उसको सेंस कर सकती हैं, ठीक है। इससे उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, वो जियोग्राफी को सेंस कर सकती हैं, तो प्रॉपर डायरेक्शन उनका पूरा मूवमेंट कि वो कहाँ से उड़ रही हैं, कहाँ जाना है। जैसे आर्कटिक टर्न की बात करें तो जो लॉन्गेस्ट आर्कटिक टर्न का फ्लाइट माइग्रेशन नोटेबली किया गया है, और इसके लिए क्या यूज़ होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जियो लोकेटर बोलते हैं उनको, वो उनके बॉडी पे लगा दिया जाता है, तो वो आपको जीपीएस की तरह वो ट्रैक कर सकते हो आपकी ये कहाँ तक मूव की, किधर है, कितना किलोमीटर रन कर। तो उसमें देखा गया था कि वो मैक्सिमम 96,000 किलोमीटर का फ्लाई किया उसने, बोथ साइड, मतलब जाने आने में वो पूरा फ्लाई किया उस तरीके से। उसका जो पूरा टोटल डिस्टेंस था दैट इज़ 96,000 किलोमीटर, ठीक। तो मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन में वो मूव कर रही हैं, वहाँ से वापस आ रही हैं, वो वहाँ की कंडीशन को सेंस कर सकती हैं, क्लियर। तो बर्ड्स में इस तरीके का माइग्रेशन रिपोर्टेड है। लास्ट वन इज सस्पेंड। सस्पेंड मीन्स क्या हुआ, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर दो, अपनी लाइफ को कुछ टाइम के लिए कम कर दो, सस्पेंड कर दो, ठीक है, दैट इज सस्पेंड। इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। चलो इनके स्पोर्स के नाम भेजना तो आज मुझे। व्हाट आर द डिफरेंट अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, वो स्पोर और कैटेगरी वाइज भेजना, बैक्टीरिया के अलग, बैक्टीरिया के, फंजाई के एंड लोअर प्लांट, तीनों को सेपरेट करके स्पोर्स के नेम भेजोगे। अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर बनते हैं और वो कैसे सस्टेन करेंगे कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटी को, और उसके बाद वो फेवरेबल कंडीशन में रप्चर करके ग्रो करेंगे पूरा, ठीक है। स्पोर्स आर फाउंड विच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। These germinate on availability of suitable condition. In higher plants, seeds dormancy को show करता है and some other vegetative reproductive structures serve as means to tide over periods of stress besides helping in dispersal. They germinate to form न्यू प्लांट्स एंड अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन, फिर उनसे नया प्लांट ग्रो करेगा। दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होगा बताओ, कि दूसरा क्वेश्चन फाइटो हार्मोन बताना। डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए कौन सा फाइटो हार्मोन है, और डॉर्मेंसी को फेवर करने के लिए कौन सा फाइटो हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन एनिमल्स the organism, if unable to migrate, might avoid the stressful by escaping in time. The familiar case of bears going into hibernation, hibernation हो जाता है विंटर स्लीप, एस्टिवेशन हो जाता है समर स्लीप, ठीक है। ठंड के केस में वो सो गया अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डाउन करके, और वो पूरा 2 महीने 3 महीने बाद उठा तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन में चला गया, ठीक है। एंड सेम वे में समर स्लीप होती है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक।
ड्यूरिंग विंटर इन एन एग्जाम्पल ऑफ escape इन टाइम, उस वक्त उसने सब कुछ स्लो डाउन करके वो तो सोने चला गया कुंभकर्ण की तरह. सम स्नेल्स एंड फिश गो इन टू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम, हीट एंड डेसिकेशन. Under unfavorable condition, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended development. ठीक है, वो भी उनका भी कंडीशन कैसा है, वो सस्पेंड हो जाएगी, सारी उनकी एक्टिविटी सस्पेंड हो जाएगी. क्लियर. तो जस्ट मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स लिए हैं, उसको ही कवर किया है. एक बार सब रीड आउट कर लोगे और इस ग्राफ को ध्यान से. ठीक, कुछ इसमें टफ तो है नहीं. कन्फर्मर है, रेगुलेटर है, पार्शियल रेगुलेटर है. विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल लेवल में चेंजेस के साथ साथ उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में लेवल में क्या क्या चेंज हो रहा है. तो दोनों इन्वायरमेंट को हम देख रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. क्लियर है. अब एक टर्म नोट डाउन करोगे बेटा, नोट्स में लिख लोगे इसको, फिनोलॉजी. Phenology refers to the timing of seasonal activities of organism in relation to change in environment condition. तो phenology टाइमिंग ऑफ सीजनल एक्टिविटी है ऑर्गेनिज्म की इन रिलेशन टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे हम बिहेवियरल कर रहे हैं. ठीक है. इन मेनी एनिमल्स माइग्रेशन, हाइबरनेशन एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स आर कंट्रोल्ड बाय द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड लाइट. वो डे डिपेंडेंट, कितना लंबा दिन बड़ा दिन हो रहा है, जैसे विंटर सीजन का इम्पैक्ट समर सीजन का, उनका फ्लावरिंग टाइम विंटर में है या समर में है, इस तरीके से वो वेरिएशंस को शो कर रहे हैं. तो दैट इज फिनोलॉजी. तो वर्ड फिनोलॉजी नोट डाउन कर लेना बेटा. रिफर्स टू द सीजनल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल चेंज. क्लियर है. ठीक, ये हमें दिख रहा है आर्कटिक टर्न का. ठीक, हाईएस्ट जो रिपोर्टेड है दैट इज 96,000 किलोमीटर. माइग्रेशन को शो करते हुए सूदी शेयर वाटर, शॉर्ट टेल्ड शेयर वाटर, ये सब ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये सभी माइग्रेशन को शो करते हैं. पेंगुइन का दिया हुआ है. तो मीन्स आप एक शॉर्ट टाइम के लिए आपके चारों तरफ कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उसमें आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हो. उसमें एक ऑप्शन और आ गया कि आप नहीं रेगुलेटर में नहीं कन्वर्ट हो सकते हो, लेकिन आप माइग्रेट कर जाओ. और रेगुलेटर को भी देखा आपने इसमें कि बर्ड जो कि रेगुलेटर है वो भी माइग्रेट कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशन. ठीक है. फिर अफ्रीकन एलिफेंट को देख रहे हो, इसके ईयर का जो साइज़ है. पोलर बियर को देख रहे हो, इसके फिंगर की साइज़, इसकी ईयर की साइज़, ये कैसे छोटे छोटे हो रखे ताकि इनका हीट लॉस ज़्यादा हो. वही सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला रेशियो. फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेना और मुझे अपडेट करना ग्रुप में. चलो बाय बाय, टेक केयर.